हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है गॉस थ्योरम। एग्जाम में गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं। गॉस थ्योरम को जानने के लिए आपको कुछ टॉपिक्स को जानना जरूरी है, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर आपको ये सारी चीजें पता हैं तो आपको गॉस थ्योरम समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आप कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। हम बात करते हैं इसमें क्षेत्रफल सदिश की। अच्छा, बात करें अगर क्षेत्रफल सदिश की तो आपने पढ़ा होगा कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, यानी कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो हम एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं और उसके मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से आपको डेरिवेशन बनाते समय बहुत आसानी होगी। तो क्षेत्रफल सदिश क्या है उसको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। अगर देखिए आपके पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस है एस नाम का, ठीक है। इसमें से आप छोटे छोटे कई सरफेसेस में इसको बांट सकते हैं। इसमें से एक छोटा सरफेस कंसिडर कर लेते हैं, बहुत ही स्मॉल सरफेस है ये, डीएस नाम दे देते हैं इसे। अब इस डीएस सरफेस को ये छोटा सा क्षेत्र है आपका डीएस नाम का, इसको हम इस एरिया को हम एरिया वेक्टर की तरह कैसे ट्रीट करेंगे वो आप जानिए। देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ देखिए ये डीएस क्या बता रहा है। डीएस इस छोटे से क्षेत्र का, छोटे से एरिया का मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। अगर ये एरिया आपका एक रेक्टेंगल होता यानी एक आयत होता तो उसका क्षेत्रफल होता लंबाई गुणा चौड़ाई और वो उसका मैग्नीट्यूड होता, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो यहां पर हो जाएगा इस छोटे से हिस्से का डीएस। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, तो इसको हम डायरेक्शन देंगे नॉर्मली इन आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी इस छोटे से क्षेत्रफल पर आप एक अभिलंब बाहर की ओर को दिखाएंगे और उसके पास लिख देंगे एन कैप। एन कैप कहने का मतलब है ये जो एन कैप है ये इस डीएस वाले एरिया की दिशा को दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एन कैप यानी इस डीएस वाले क्षेत्रफल की दिशा है। तो अब आपके पास इस छोटे हिस्से डीएस के लिए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो कभी भी आपको क्षेत्रफल वेक्टर की बात करनी हो यानी एरिया वेक्टर की बात करनी हो तो आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड तो आपको वहां पर पता होगा यानी परिमाण की जानकारी आपको होगी, आपको सिर्फ उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट कर देनी होगी, यानी उसके साथ दिशा जोड़ लेनी है। और दिशा क्या होगी, दिशा उस पृष्ठ के लंबवत यानी अभिलंबवत बाहर की ओर को होगी, ठीक है, जैसे यहां पर था। और इस तरह से आप इस एरिया को एरिया वेक्टर की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो डीएस वेक्टर है, इस डीएस वेक्टर को आप वेक्टर फॉर्म में जब लिख रहे हैं तो ये जो डीएस है ये हो जाएगा इस क्षेत्रफल का मैग्नीट्यूड और एन कैप हो जाएगी उसकी डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स की। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, देखिए डेफिनेशन की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि आपके पास अगर कहीं पर कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर आप एक कोई सरफेस रख देते हैं, ठीक है, तो कोई काल्पनिक पृष्ठ आप उसके अंदर रख देते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के थ्रू पास करेंगी, उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में जितनी वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरेंगी वो उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ब्लैक लाइन से दिखाया है, वेक्टर ई लिखा है यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। और इस वैद्युत क्षेत्र में आपने एक पृष्ठ रखा है, ठीक है, जिसका एरिया आप मान सकते हैं कैपिटल ए है। तो इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी, उन बल रेखाओं की संख्या ही इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी इमेजिनरी सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसे डिनोट किससे करते हैं? देखिए, इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं फाई। फाई के सफिक्स में लिखा जाएगा कैपिटल ई। कैपिटल ई का मतलब है, ये डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। देखिए, सेम इसी तरह से आपका जब आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते समय वहां पर फाई बी लिखा जाता है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करेंगे फाई ई से। देखिए, यहां पर फाई ई इक्वल्स लिख दिया गया है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इसका मतलब क्या है? फाई ई को हम मैथमेटिकल फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट है, यानी दो चीजों का अदिश गुणनफल है। अब दो वो राशियां कैसी होंगी? जो ये दो राशियां हैं ये आपकी सदिश राशियां हैं। तो यहाँ पर आपको वेक्टर ई दिख रहा है, ये भी सदिश राशि है। वेक्टर डी ए दिख रहा है, ये भी सदिश राशि है। ये जो बड़ा आपका पृष्ठ था एरिया ए वाला, इसका हमने एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया है डी ए। ठीक है, तो हम इस डी ए का एरिया वेक्टर अगर ले लें और इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लें और उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा दें, यानी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिख लें, तो हमें इस पूरे सरफेस में से इस वाले हिस्से का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। और पूरे हिस्से का यानी पूरे पृष्ठ का अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो सारे छोटे छोटे हिस्सों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के उन्हें जोड़ दीजिए या सिर्फ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो अगर पृष्ठ बंद है यानी क्लोज्ड सरफेस है तो तब हम फाई ई इक्वल्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन के बाहर एक गोला लगा दिया है, इसका मतलब है कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन है ये ओवर एरिया ए, यानी ए क्षेत्रफल के ऊपर एक बंद पृष्ठीय समाकलन है ये। और यहां पर लिख लेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अच्छा, वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी ए को अगर आप ओपन करते हैं तो इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को जब आप ओपन करते हैं तो कॉस थीटा उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली फिर से रिपीट करती हूं मैं एक बार। वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को आप देखें तो वो उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स होगा। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो छोटे से एरिया के लिए आप लिखना चाहें, इसको हम लिख सकते हैं डी फाई ई लिखा जा सकता है वैसे, क्योंकि एक छोटे से एरिया के लिए है तो इसको डी फाई ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर छोटे से एरिया की बात की जा रही है तो डी फाई ई इक्वल्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल्स ई डी ए कॉस थीटा। आशा ही आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहां पर हम दो केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका जो पृष्ठ है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर आपका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले केस फर्स्ट देख लेते हैं। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस आपने रखा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब की कंडीशन देखते हैं। चलिए, पहला केस ले लेते हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र में अगर आपने कोई पृष्ठ रखा है और वो पृष्ठ उस वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो तब उस समय उस पृष्ठ से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो अगर मान लिया जाए आपका डीए एरिया रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो फाई ई मैंने यहाँ पर लिख दिया है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। तो हमें जानना है कि फाई ई यानी कि ये वैद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायरी रखी है, इसके ऊपर कुछ पेन्स हैं। तो ये जो पेन आपको दिख रही हैं ये सोचिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यानी कि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो डायरी रखी है ये आपका पृष्ठ है, यानी कि एक सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है
ठीक है, ये जो कैप्स हैं ये वैद्युत क्षेत्र की सपोज डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, दिशा को दिखा रहे हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है, यानी कि पैरेलल है। तो अब यहाँ पर हम पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था phi e इक्वल्स वेक्टर e डॉट वेक्टर dA, उसको ओपन करेंगे आप तो इक्वल्स लिखेंगे आप e डॉट dA cos थीटा। तो अब आपको यहाँ पर चाहिए होगा थीटा, एंगल कितना होगा। अब ये जो थीटा एंगल होता है ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बना हुआ एंगल होता है, क्योंकि आपको पता होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा जब आप लिखते हैं तो जो थीटा एंगल होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। अब देखने से आपको अचानक से देखने पर यह लग सकता है कि फील्ड के पैरेलल पृष्ठ रखा गया है, सरफेस रखा गया है, तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जो एंगल देखना है वो है एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में। तो एरिया वेक्टर अभी मैंने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेते हैं। सपोज ये जो आपका ये जो डायरी है, ये आपका जो एरिया है इसका मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हैं। ये एक डायरी का शेप आपका रेक्टेंगुलर शेप है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई से आप इसका परिमाण निकाल सकते हैं। अगर इसकी दिशा, अगर आपको इसे सदिश राशि बनाना है तो इसके साथ एक दिशा आपको जोड़नी पड़ेगी, और दिशा यानी कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो अभी मैंने आपको बताया था कि वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि नॉर्मली इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो पेन मैंने अब रखी है तो इसका कैप जिस डायरेक्शन में है वो इस सरफेस के एरिया वेक्टर की दिशा को दिखा रहा है। तो अब आप बताइए कि ये जो पेन रखी है, यानी ये जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसके बीच एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी ये वेक्टर ई है और ये वेक्टर डी ए है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो एंगल थीटा होगा वो यहाँ पर होगा 90 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में हम कॉस थीटा को लिखेंगे कॉस 90 डिग्री। तो इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर पहले तो यदि ई पृष्ठ के समांतर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यानी कि थीटा क्या होगा उस समय 90 डिग्री होगा। थीटा क्या है? वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का एंगल। तो इसे लिख सकते हैं आप ई डी ए कॉस 90 डिग्री। और आप सभी को पता है कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस को उसके पैरेलल रखेंगे तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। यानी कि इफ यू प्लेस अ सरफेस in any electric field parallel to its direction, then the electric flux passing through the surface will be 0. चलिए दूसरे केस की बात करें, यानी केस सेकेंड। यदि वेक्टर ई पृष्ठ के लंबवत है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो तब क्या कंडीशन बनती है? यहां पर फिर से हम ये पृष्ठ ले रहे हैं। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की दिशा में है। ठीक है, सपोज बहुत सारी पेंस से भी दिखा सकते हैं। तो ये कैप की जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, सपोज जो इस डायरी से नीचे से निकल के बाहर की ओर को आ रहा है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब बात करते हैं एंगल की, यानी कि थीटा की। तो वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच एंगल कितना होगा? ये पृष्ठ था और इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर था वो अभी मैंने आपको बताया वो नॉर्मली इन आउटवर्ड डायरेक्शन होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इधर की पेन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही थी और ये जो दूसरी पेन है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को बता रही थी। तो आप देखेंगे कि ये दोनों वेक्टर हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये जो दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो थीटा वहां पर आएगा आपका 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो तब इसे क्या लिखा जाएगा? फाई ई इक्वल्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल्स ई डी ए कॉस
0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू आप सभी को पता होगी 1 होती है। तो इक्वल्स हो जाएगा E डॉट DA। ठीक है, ये डॉट सिंपली नॉर्मल प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हमने हटा दिया यहाँ पर से। तो आपने देखा कि केस फर्स्ट में डिफरेंट कंडीशंस पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट मिलेगा, यानी कि अगर वैद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ के लंबवत होगा तब उस समय आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा आपको मैक्सिमम, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के पैरेलल है यानी समांतर है, थीटा 90 डिग्री होगा, उस समय आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा उस सरफेस से एसोसिएटेड वो होगा 0। तो यहाँ पर होगा 0, दूसरे केस में होगा मैक्सिमम यानी ये पॉजिटिव होगा, और एक तीसरा केस और हो सकता है जब थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उस केस में आपका जो फ्लक्स निकल के आएगा वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, आशा है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक चीज और जान लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यानी जो वैद्युत फ्लक्स है ये एक अदिश राशि है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, यानी कि वैद्युत फ्लक्स के पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अब आप एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें हमेशा मिलता है एक स्केलर। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं और यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट इसकी होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, और अगर डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है ml क्यूब T⁻³ A⁻⁻1। इसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यानी गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस के प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले वो देखते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस S in vacuum is 1/ε0 times the total charge contained inside S. That is, जो phi E होगा इक्वल्स क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन के चारों ओर आप एक गोला लगा देते हैं तो इसका मतलब है वो एक बंद पृष्ठीय समाकलन है। ठीक है, यानी कि एक बंद पृष्ठ के चारों ओर। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर सरफेस S लिखा है, अभी तक हमने एरिया A लिया था, तो यहाँ पर S लिखा है यानी सरफेस, अब यहाँ पर S लिया है, वेक्टर E डॉट वेक्टर DS। ठीक है, तो DS वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर है, और वेक्टर E क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है और ये आपका क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल्स कितना आया है, Q/ε0। तो गॉस ने ये कहा था कि अगर आपका एक क्लोज्ड सरफेस है तो उससे गुजरने वाला अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इसका एक आसान सा तरीका है, आप उस पृष्ठ के अंदर जितना चार्ज है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो और आपको उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। सपोज किसी क्लोज सरफेस के पास आपके पास 2Q अमाउंट का चार्ज है। ठीक है, सपोज सिंपल कर देते हैं इसको, 20 कूलम का चार्ज है, तो तब वहां पर उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, phi E इक्वल्स हो जाएगा Q/ε0। तो Q की जगह आ जाएगा 20 कूलम, 20/ε0। ε0 की वैल्यू पुट अप करके आप वहां पर phi E कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। तो अगर बात करें किसी क्लोज सरफेस में जो पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो आखिर phi E इक्वल्स Q/ε0 कैसे आता है, तो उसका हम प्रूफ दे सकते हैं, यानी गॉस थ्योरम की हम उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक डायग्राम लेंगे, एक क्लोज सरफेस लिया जाएगा और उस सरफेस के लिए हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक स्फीयर लिया है, एक गोला लिया है, ठीक है, जिसका सेंटर है O। उस सेंटर O पर आपका एक चार्ज रखा गया है +Q नाम का। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि इस सरफेस से, ये जो गोलीय पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, phi E हमें निकालना है।
ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट O से R दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं P, ठीक है। ये आपका जो P पॉइंट है ये यहाँ पर से R दूरी पर स्थित है। तो इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो एक छोटा सा पॉइंट P लिया है, यहाँ इसके चारों ओर एक छोटा सा एरिया बना लेते हैं जो ब्लू पेन से आपको दिख रहा है, ठीक है। ये छोटे सा एरिया जो है इसको DS नाम दे देते हैं। छोटा सा स्मॉल सरफेस एरिया है तो DS नाम दे दिया है इसे। तो अब बात करेंगे कि इस छोटे से एरिया DS का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या जानना होगा, अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें दो चीज़ें थी, इलेक्ट्रिक फील्ड था और एरिया वेक्टर था। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को देखते हैं, वो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको, और उन दोनों के बीच में कितना एंगल है वो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखिए ये +Q नाम का जो चार्ज सेंटर O पर रखा है, कोई भी चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो एक स्टेशनरी चार्ज यानी एक स्थिर वैद्युत आवेश हमेशा अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। अब उस वैद्युत क्षेत्र में आप एक पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो वो उसे रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा, और अगर एक नेगेटिव चार्ज लाओगे तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो आप इस पॉइंट पर क्या करिए कि एक टेस्ट चार्ज रखेंगे हम यहाँ पर। एक सपोज कर लीजिए कि आपने पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, और टेस्ट चार्ज हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेस्ट चार्ज जब भी आप रखें तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसिडर किया जाता है। यानी कि हम मान लेते हैं कि माना P पॉइंट पर एक मैंने धनात्मक आवेश रख दिया, तो ये वाला +Q आवेश इस टेस्ट चार्ज +Q जो दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो वो जो रिपेल प्रतिकर्षण की दिशा होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक यहाँ इस पॉइंट पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा था धनात्मक, इस +Q चार्ज ने उसे रिपेल किया बाहर की ओर, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, यानी कि +Q ने जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया होगा ये जो दिशा है वो उसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें ये पता चल गया कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस +Q आवेश के कारण इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है, और इसने यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है उसकी दिशा इस पॉइंट पर बाहर की ओर को है, ठीक है। हमें वेक्टर की कब तो पता चल गया। अब वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एरिया वेक्टर। अब ये जो सरफेस DS लिया है इसका एरिया वेक्टर आप निकालें तो वो इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर को होगा। मैंने n कैप से उसकी डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई है, ठीक है। तो ये इस DS के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। n कैप दरअसल एक यूनिट वेक्टर एकांक सदिश होता है, और वो एकांक सदिश इस DS क्षेत्रफल के क्षेत्रफल सदिश की दिशा को दिखाएगा, ठीक है। तो वेक्टर E और वेक्टर n आपको मिल गया, DS वेक्टर आपको मिल गया है यहाँ पर। सपोज उन दोनों के बीच का एंगल आपका है थीटा, ठीक है। अगर थीटा 0 डिग्री होता तो हम कुछ और केस कंसिडर करते, थीटा 90 डिग्री होता तो कुछ और केस कंसिडर किया जाता, लेकिन यहाँ पर हमने सिंपली ये माना है कि मान लीजिए कोई सा भी एंगल है वो थीटा नाम का है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो d phi e लिखेंगे, यानी कि इस छोटे से क्षेत्रफल DS के कारण जो वैद्युत फ्लक्स d phi e होगा दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर DS बराबर E ds cos थीटा। थीटा को हमने चेंज नहीं किया, हमने ये माना है कि यहाँ पर एंगल थीटा ही है, ठीक है। तो ये तो आपका इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जानते हैं कि आखिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी होगी। दरअसल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कूलॉम्स लॉ और एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रही हूं। किसी एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E इक्वल्स होता है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर देखिए डेरिवेशन की स्टार्टिंग जब आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, माना Q आवेश बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिसके चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल DS है जिसकी दिशा DA के बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है।
तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P था, जो मैंने अभी आपको बताया, उस पर वैद्युत क्षेत्र जो वेक्टर E है उसका मान आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा 1Q/4πε0 r कैप अपॉन r स्क्वायर। चलिए, आप अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, केवल वैद्युत क्षेत्र का मान बता सकते हैं। तो E बराबर होगा 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ पर लिखा है इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करेंगे, डी फाई ई जो आपने लिखा था उसमें ये जो E है ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण हम लिख देंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो आपको पता है कि कहाँ, बाहर की ओर को होगी, ठीक है। तो और परिमाण अभी मैंने आपको दिखाया इक्वेशन 1 के थ्रू, वो था 1/4πε0 Q/r स्क्वायर इंटू ds cos थीटा आ जाएगा। अब Q/4πε0 को एक साथ लिख लेंगे, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे। इसको इक्वेशन 2 आप डाल दीजिए, और ये जो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर आपका होगा वो आपको देगा घन कोण, यानी कि जो सॉलिड एंगल है उसका मान ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होगा, ठीक है। घन कोण आपको पता होगा, एमके सिस्टम में जब हम मूल मात्रक और मूल राशियों की बात करते हैं वहां पर जो पूरक राशियां होती हैं, जो 7 मूल मात्रक और 7 मूल राशियों के अलावा आपकी जो पूरक राशियां होती हैं उनमें से एक पूरक राशि आपकी होती है घन कोण। पहली होती है कोण, दूसरी होती है घन कोण। 2 पूरक राशियां होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आपकी क्वांटिटीज होती हैं। तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर आपका घन कोण को प्रदर्शित करता है। तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर को आप लिख लेंगे d ओमेगा। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब देख लीजिए कि ये एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था, ठीक है। अगर आपको इस पूरे स्फेयर के लिए, पूरे गोले के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इन सारे छोटे छोटे क्षेत्रफलों को के लिए जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला है उन सबको आप जोड़ देंगे, या सीधी सी बात कहें तो आप इंटीग्रेशन कर देंगे इस पूरे पृष्ठ के ऊपर। तो फाई ई इक्वल्स लिखेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल्स Q/4πε0 कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब ये जो डी ओमेगा होता है ये गोले का घनकोण आपका होता है 4 पाई, यानी कि जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है वो आपका होता है 4 पाई, ठीक है। तो डी ओमेगा के प्लेस पर आप रख लेंगे यहाँ पर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल्स आप लिख लेंगे 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास फाइनली आ जाएगा फाई ई इक्वल्स Q/ε0। तो देखा आपने, हमने गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसे प्रूफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इस थ्योरम को आप और भी सिंप्लीफाई और भी सिंपल बना सकते हैं। आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है उन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो आप मान सकते हैं 0 डिग्री है। आप सरफेस को इस तरह से रख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन थीटा आपकी आ जाती है 0 डिग्री। तो वहाँ पर उस समय आपको यहाँ ये जो वैल्यू है डी फाई ई वो मिल जाएगी 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। यहाँ पर cos थीटा cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपके पास आ जाना चाहिए Q/4πε0 ds/r स्क्वायर, ठीक है। ये वहाँ पर आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तब आप चाहें तो ये घन कोण वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई Q/4πε0 क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर भी आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ अंदर रह जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, S इक्वल्स होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो उस 4 पाई r स्क्वायर को वहाँ पर आप लिख लें, r स्क्वायर से r स्क्वायर वहाँ पर जब कैंसिल हो जाएगा तो आपको फाइनली वही चीज़ मिलेगी फाई ई इक्वल्स Q/। अब हम कंसिडर करते हैं, मान लिया जाए एक सरफेस है और उस सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेज हैं। मैंने यहाँ पर 3 चार्ज लिए हैं, +Q1 +Q2 और +Q3। तो गॉस थ्योरम को अगर आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा फाई ई वो कितना होगा,
फाई ई की वैल्यू आप सिंपली लिख सकते हैं Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेज हों तो आप सीधे सीधे उनका एल्जेब्रिक सम ले लें, यानी जो पॉजिटिव चार्जेज हैं उन्हें जोड़ दीजिए और जो उनके साथ नेगेटिव हैं उन्हें उनमें से घटा दीजिए। तो थ्योरम आपको वही अप्लाई करनी है, बस चार्जेज को आपको क्या करना है, एल्जेब्रिक सम ले लेना है वहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एल्जेब्रिक सम ले लिया है Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपली कहें तो फाई ई इक्वल्स आप तब कैलकुलेट करेंगे सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए। ये एक सरफेस है जिसके अंदर प्लस Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3 नाम के चार्जेस हैं। तो इससे गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, दैट विल बी इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को आप कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट के अंदर Q1 माइनस Q2 माइनस Q3। आशा है आपको गॉस थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, साथ ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस की। एग्जाम में गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको कोशिश करिएगा कि कम से कम 2 एप्लीकेशंस पता हों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।